The way a crow shook down on me, the dust of a snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. Hi, I'm Namdev Sangir Khan and you are watching MHK Full Concept. In this video, we are going to discuss Dust of Snow, written by Robert Frost. This is the very first chapter of class 10th NCERT English Language and Literature Code 184. Class 10th English Language and Literature First Flight पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो और इसको लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के रिगार्डिंग थोड़ी सी हम बात करेंगे। अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को फ्लोरिडा यूएसए में उनकी पैदाइश हुई थी। और अगर हम जब उनका जो पूरा करियर है, जब स्टार्टिंग करियर पोइट्री की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो स्टार्टिंग पोइट्री का जो करियर स्टार्ट होता है वो इंग्लैंड से होता है। और आगे हम बात करेंगे इस तरीके से वो 29 जनवरी 1963 को मैसाचुसेट्स यूएसए में उनका डेथ हो जाता है। तो इस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस पोएट हैं और उनको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। खास के मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर एरा में काफ़ी अच्छा उनका इफेक्ट रहा है इस स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में। तो हम बात करने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो की। डस्ट ऑफ स्नो की अगर हम बात करें तो इन्होंने ओनली 8 लाइन्स में लिखा है। बहुत ही मीनिंगफुल है बहुत ही छोटा, बट इसका मीनिंग बहुत ही डेप्थ में जाता है। इसका बहुत ही डेप्थ मीनिंग रखने वाला ये पोएम है और इसका नाम है, इसका जो टॉपिक है डस्ट ऑफ स्नो। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से बात करना चाहूंगा कि एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में कुछ परसेप्शन है कि कुछ पार्टिकुलर थिंग्स को बुरा मानते हैं और उसको अपने जो अच्छाई की तरफ उनको मानते ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि लोग जो है कौवा को पाल रहे हैं। क्योंकि कौवा को एक बैड लक माना जाता है, बैड लक का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ हम उसी अगर बर्ड्स की बात करें तो पिकॉक को ज्यादा पसंद करते हैं, उसका पिक्चर रखना पसंद करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड टू दी कंट्रारी अगर हम बात करें तो कौवे को वो बिल्कुल उसका पिक्चर भी नहीं रखना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से ये कुछ परसेप्शन है हमारे सोसाइटी में। तो इसी पर आधारित, इसी पर बेस्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, एक जो परसेप्शन को चैलेंज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से जो हमारे सोसाइटी में हो रहा है ये बात हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि वो जो चीजें हमारे सोसाइटी में जो परसेप्शन है ये बुरी चीजें हैं वो कभी आपके काम भी आ सकती है। तो इसी तरीके से इन्होंने अपने पोएम में कहा है। पोएम में कह रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन में ये कह रहे हैं कि the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एक इमेजिनेशन किया और इमेजिनेशन में क्या कर रहे हैं कि एक विंटर सीजन है और विंटर सीजन में खास करके यूरोप में काफी बर्फबारी होती है, काफी ठंडी होती है। स्पेशली यूरोप, लंदन में, ये सब में अगर एरिया में जाएं तो काफी ठंडी होती है। तो इसके जो स्पीकर हैं वो खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद हैं और वो बताते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या करें, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। ये इसके इस 2 लाइन्स के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि हेमलॉक ट्री, द वे अ क्रो, यहाँ 2 थिंग्स का इन्होंने बात किया है। एक क्रो का बात किया, एक हेमलॉक ट्री। क्रो मीन्स होता है कौवा। अब कौवा को बैड लक माना जाता है। सोसाइटी में इनकी क्या हैसियत है कि बैड लक का पहचान है, ये एक सिंबलाइजिंग है बैड लक, ये बैड लक को सिंबलाइज करता है। बट हेमलॉक ट्री की अगर बात करें तो हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, एक जहरीला दरख्त है, एक जहरीला पेड़ है जो क्या करता है कि उसको लोग उसके नजदीक भी नहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है क्या कि इनके पास जाऊंगा तो हो सकता है मुझे जहर
सामने में लग जाएगा, तो उसके नजदीक भी नहीं जाना पसंद करते हैं। लेकिन सोसाइटी को चैलेंज करते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। एक्चुअल में क्या है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने घर में घरेलू टेंशन की वजह से वो काफी परेशान होते हैं, और उस परेशानी में वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, काफी फ्रस्ट्रेटेड मूड में होते हैं, और इसलिए जो उनका दूसरा काम जो पेंडिंग वर्क रहता है उसको वो नहीं कर पाते हैं, और वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। मूड खराब होता है तो वो चले जाते हैं बाहर, घर से बाहर, और चले जाते हैं जो ऐसे जगह जहां बर्फबारी हो रही हो, वहां बर्फ गिर रहा हो, और फौरन वो चले गए वहां हेमलॉक ट्री के पास। साइड ही में आगे बाहर जब निकले तो वहां हेमलॉक ट्री था। हेमलॉक ट्री के नीचे ये बैठ गए और वही सोचने लगे, ऐसे सोचने लगे। उसी में अचानक क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद एक क्रो आता है, और क्रो क्या करता है, उसके टहनी को, उसके ब्रांच को ऐसे जो हिलाता है, जब उस पर चढ़ा तो उसको हिलाने के बाद, जैसे ही हिला तो हिलने के बाद एक डस्ट ऑफ स्नो, दैट मीन्स बर्फ का धूल उनके जब बॉडी पे गिरा तो इनको बहुत ही अच्छा फील हुआ, काफी एकदम सूदिंग फील हुआ। और इसीलिए ये कह रहे हैं आगे कि जब वो क्रो आया और उस हेमलॉक ट्री पर बैठा, तो जब वो बैठा, जैसे ही वो उसको टहनी को हिलाया, तो जो उससे जो बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो, मेरे बर्फ का जो धूल है वो मेरे ऊपर जैसे ही पड़ा तो मेरा मूड ही चेंज हो गया। जितना मूड खराब था उतना ही मूड मेरा अच्छा हो गया। फिर वो क्या कर रहे हैं, द वे अ क्रो shook down on me, the dust of a snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood। क्या कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने बर्फ को गिराया, बर्फ का जो डस्ट है हमारे ऊपर गिरा, वैसे ही मेरे हार्ट जो है ना, मेरा हार्ट बिल्कुल चेंज हो गया। जो मेरे पास टेंशन था, जो जिस टेंशन में मैं पड़ा हुआ था, जो फ्रस्ट्रेशन था, वो सारी चीजें दूर हो गई। has given my heart a change of mood and some part of a day I had rued। क्या करें कि इस तरीके से जो है वो जैसे ही मेरे इस पे डस्ट ऑफ स्नो गिरा, यानी कि बर्फ का धूल मेरे ऊपर गिरा, कि मेरा दिल ही, मेरा मूड ही बदल गया। और जैसे ही मेरा मूड बदला तो इस तरीके से क्या हुआ कि जैसा मैं फ्रस्ट्रेशन में था तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता, लेकिन क्या हुआ, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, अचानक जो वो कौवा आया, और कौवा जो उस टहनी को हिलाया, और उससे जो बर्फ का जो डस्ट है वो मेरे ऊपर गिरा, तो मेरा मूड ही चेंज हो गया, मेरा दिल हरा भरा हो गया, मैं काफी खुश हो गया। मेरे पास जो टेंशन थे, मेरा जो फ्रस्ट्रेशन था, वो एक झटके में दूर हो गया। इसी तरीके से ये कह रहे हैं कि हमारा जो हमारा उसी दिन का जो अगला हिस्सा था वो हमारा बर्बाद होने से बच गया। वो जैसे ये ऐसे ही, चूंकि जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो आपके पास जो काम होता है, काम करने में मन नहीं लगता है, तो फ्रस्ट्रेशन में वो दिन यूं ही गुजर जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं लास्ट वाले लाइन में कि जो वो मेरा डस्ट, जैसे मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा, कि मेरा मूड ही चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद जो अगला, इसी दिन का जो अगला हिस्सा था वो आसानी हमारा सेव हो गया, नहीं तो मेरा पूरा दिन ही उस फ्रस्ट्रेशन में गुजरता, और उस जो मेरा टाइम बचा, और उस टाइम में मैं चला गया अपने काम पर, नॉर्मली मैं काम करने लगा। ये जो मैसेज देना चाह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और कहना बताना चाह रहे हैं कि जिसको सोसाइटी ये मानती है कि ये नुकसानदेह है, कभी कभी वो अच्छाई भी आपके साथ कर सकता है, कभी कभी उससे आपको भला भी हो सकता है। जिस तरीके से क्रो और हेमलॉक ट्री, ये दोनों मिल करके जो हमारे स्पीकर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनके मूड को चेंज कर दिया, उनका पूरा दिन जो खराब होने वाला था उसको बचा दिया, और इस तरीके से अपने नॉर्मल लाइफ में चले गए। तो इस तरीके से ये काफी बहुत ही मीनिंगफुल है कि जिसको पूरे सोसाइटी बुरा मानती है वो कभी आपके लिए फायदामंद भी हो सकता है। ये पूरा जो मेन थीम है इसका, कि आपको जो भी बुरी चीजें कभी आपके लिए अच्छाई भी कर सकती हैं, आपको फायदा भी पहुंचा के जा सकती हैं। ये सब सारी चीजें हमें हमेशा माइंड में रखना चाहिए। अगर हम बात करें कि इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस की बात की गई है, तो इसमें एक इमेजरी बात की गई है। इमेजरी जो लिटरेरी डिवाइस है, फर्स्ट इमेजरी मीन्स इसमें जो इमेजिन किया गया है कि एक मान लो विंटर सीजन है, और विंटर सीजन में
जिनमें जाड़े का मौसम है, और जाड़े के मौसम में क्या होता है, यूरोप में तो वहां तो बर्फबारी होती ही है। तो इसको एक इमेजिन किया गया है, इमेजरी क्या है, विंटर सीजन है और वहाँ हेमलॉक ट्री है, क्रो आया, तो ये एक इमेजिन है। फिर क्या है, सिंबलाइजिंग है, सिंबलाइजिंग की जा रही है किसको, हेमलॉक ट्री और क्रो को। क्रो को क्या माना जाता है, बैड लक, अ सिंबल ऑफ बैड लक, उसको एक बैड लक का सिंबल माना जाता है। लेकिन हेमलॉक ट्री को एक पॉइजनस ट्री माना जाता है। लेकिन क्या होता है, आप खुद ही, हम इस पर बात कर चुके हैं कि इससे क्या बेनिफिट हो जाता है स्पीकर को। आगे हम बात करें, इलेक्ट्रिशियन की इन्होंने बात की है, इलेक्ट्रिशियन भी इन्होंने इसमें यूज किया है। इसमें क्या कर रहे हैं, has given my heart a change of mood। हज, ये एच साउंड जो है इस सेंटेंस में, इस लाइन में जो एच साउंड है वो रिपीट हो रहा है एक ही इसमें, इसलिए इसमें एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। जब कोई भी एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मीनिंग होता है सेम साउंड जो है एक ही लाइन में रिपीट होना, वो एलिट्रेशन कहलाता है। तो इसमें एलिट्रेशन का भी यूज हुआ है इस पोएम में। और ये सब सारी चीजें हैं जो कि काफी रिफ्लेक्ट कर रही हैं सोसाइटी को, एक चैलेंज कर रही हैं, जो सोसाइटी का परसेप्शन है उसको चैलेंज कर रही है। तो ये सब सारी जो लिटरेरी डिवाइसेज हैं इसमें यूज की गई हैं। आई होप कि आपको ये बिल्कुल पसंद आया होगा, आप इसको समझ चुके होंगे। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है तो आप हमें जरूर बताएं और कमेंट करें, और उसी के अकॉर्डिंग हम फिर इसमें अगला वीडियो बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर भी हमें कराना है। हम क्वेश्चन आंसर का सेशन नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।